नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे पूर्व में ही ARO के एग्ज़ाम की जो परीक्षा हुई थी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के प्रश्न पत्रों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस सिलसिले में हम लोग पूर्व में कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक होगा, आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स 2017 पार्ट 1। दरअसल पार्ट 1 पार्ट 2 का चक्कर ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक होते हैं, इसलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2017 के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। इसे 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी मित्र हमारे नए हैं वो चैनल पर जा करके प्रीवियस ईयर के बाकी जो वीडियोज़ हैं वो देख लें। चलिए, इससे पहले कि हम लोग अपनी क्लास शुरू करें, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप तक मुझे पहुंचानी है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी तैयारी के क्रम में डिकोड एग्ज़ाम सर्वाधिक सहयोगी महत्वपूर्ण सहयोगी होगा। इसके पीछे का कारण यह है कि डिकोड एग्ज़ाम ने जो क्रैश कोर्स संचालित किया है, इस क्रैश कोर्स की खासियत ये है कि ये कम समय में सारगर्भित तरीके से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सूचना आप तक पहुंचाती है और पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचाती है। और इसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज संचालित की गई है डिकोड एग्ज़ाम के द्वारा, ये टेस्ट सीरीज़ आपको सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए और आपकी तैयारी कहाँ तक है इसके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेगी और आपके एडेप्टेशन कैपेसिटी को ये बढ़ाएगी, जिससे कि आप खुद का सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर सकें। बात आती है किसके लिए, तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, और इंक्लूड कर लिया जाए जो भी हमारे मित्र खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज है। जुड़ना कैसे है, तो जुड़ने से पहले तो आप गुणवत्ता देख लें। आप जैसे ही इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और इस नंबर पर व्हाट्सअप करने के साथ ही, व्हाट्सअप नंबर है, करने के साथ ही आपको गुणवत्ता जज करने के लिए एक डेमो PDF फ्री मिलेगा। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यहाँ से फ्री डेमो PDF प्राप्त कर लें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसकी गुणवत्ता क्या है। उसके बाद आगे जो है तैयारी के क्रम में हम लोग चलेंगे, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से जुड़ेंगे, और निश्चित रूप से अनसर्टेन तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारियों में चूक नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। चलिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग 2017 का प्रीलिम्स एग्जाम में सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 क्या है, इधर आचार्य की सूची है और इधर सिद्धांत है, या इसको आप संप्रदाय भी कह सकते हैं। एक तरफ आचार्य, दूसरे तरफ संप्रदाय या सिद्धांत। लकुलिश किस सिद्धांत से थे, नागार्जुन किससे थे, भद्रबाहु किससे थे और गोसाल किससे थे। ये 4 आचार्य हैं, और इधर सूचियों की संख्या दी हुई है, आजीवक, शून्यवाद, पशुपत और जैन। अब आपके सामने नीचे कूट दिया हुआ है, मैं 5 सेकेंड का इंतजार करूंगा कि आप इसको देख करके सही कूट का चुनाव करें। चलिए, साथ साथ आप भी कमेंट में हमारे साथ चल रहे हैं तो पढ़ने का मज़ा बढ़ जाता है। खैर, आप तो ऊर्जस्वित हैं और आपकी ऊर्जा यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपकी ऊर्जा से हम भी थोड़े से ऊर्जस्वित होते हैं, महसूस होनी चाहिए आपकी ऊर्जा हमारे तक। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहले हम लोग ये देख लें कि लकुलिश किससे संबंधित थे। लकुलिश का संबंध पाशुपत से था। अब इसमें जरा देख लिया जाए कि A का 3 हम लोग एक स्ट्रेटजी के माध्यम से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसी स्ट्रेटजी पर देखते हैं कि A का 3 किस में है। A का 3 B और D में है, इसका मतलब A और C खत्म। हमारे पास ऑप्शन बचता है B और D का। B और D का जब ऑप्शन बचता है तो आगे हम लोग देखते हैं कि नागार्जुन का संबंध किससे है। तो नागार्जुन का जो संबंध है, तो नागार्जुन का संबंध शून्यवाद से है, ये तो सही है। अब इसमें हम लोग देखेंगे B का 2 किसमें है। खैर, यहाँ C तो ये खत्म हो गया है और A भी खत्म हो गया है। अब नागार्जुन का संबंध B और D में से केवल इसमें दिखा रहा है, संभावना है कि ये हमारा सही आंसर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं C, भद्रबाहु। भद्रबाहु का संबंध
जैन धर्म से, और गोशाल का संबंध आजीवक से है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही है। लकुलिश पशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन, गोशाल आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिया है त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म और संघ, शील, समाधि, संघ, सत्य, अहिंसा और करुणा। यहाँ एक चीज हम लोग समझ लें कि यहाँ त्रिरत्न दिया हुआ है। त्रिपिटक का अर्थ जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक से है, लेकिन यहाँ जब त्रिरत्न की हम लोग बात करते हैं तो बुद्ध, धम्म और संघ से त्रिरत्न का संबंध है, अर्थात हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक प्रशस्ति गौतमी पुत्र सातकर्णी से जुड़ा हुआ है। हाथी गुम्फा खारवेल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय और गिरनार रुद्रादमन, तो गिरनार का भी सही है, लेकिन ये जो भीतरी का स्तंभ है, ये भीतरी का स्तंभ गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि हुणों के साथ उनके आक्रमण की, उनके युद्ध की चर्चा की गई है। तो भीतरी का अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से न होकर के स्कंद गुप्त से जुड़ा हुआ है, अतः ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल, महिपाल, धर्मपाल और देवपाल। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसके बारे में हम लोग जान लें कि इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने परम सौगात की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने केवल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ही स्थापना न कराई, बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए 200 गांवों का इन्होंने दान भी किया, नालंदा विश्वविद्यालय के उचित प्रबंधन के लिए, खर्च को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ सही आंसर हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित शासकों के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयनित कीजिए। क्या है, नाम क्या है? विद्याधर, यशोवर्मा, धंग और कीर्ति वर्मा। यहाँ सीधे सीधे शासक दिए गए हैं, और शासकों के काल क्रम के अनुसार हमें इनको सही सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित क्या होगा, इसको हम लोग देख लें कि सबसे पहले तो यशोवर्मा रहे, उसके बाद धंग का शासन रहा, फिर विद्याधर का, और ये कीर्ति वर्मन का। इसका मतलब यह है कि 3, 2, 1 और 4 को जैसे ही हम देखते हैं तो 3, 2 और 1, 4 हमें किस में मिलते हैं? ऑप्शन ए में, अतः ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बारह थी? गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बारह थी? वत्सराज की, मिहिर भोज की, नागभट्ट द्वितीय की या नागभट्ट प्रथम की? किसकी उपाधि थी? यहाँ हम लोगों को ये पता है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में मिहिर भोज जो है, ये भगवान विष्णु का उपासक था, वैष्णव धर्म का उपासक था, और ये सबसे प्रतापी शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में गिना जाता है। तो आदि बारह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी, अतः आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं कौन कौन सी हैं? घटनाओं को एक बार जरा देख लिया जाए कि मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर खरयन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। निश्चित रूप से हम लोग यदि सल्तनत काल के विषय में जान रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध से इसकी शुरुआत हुई है। इसका अर्थ यह है कि 4 नंबर हमारे ऑप्शन में कहीं भी पहले स्थान पर होगा तो बाकी के ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो इसको हम लोग जरा देख लें कि 4 नंबर हमारा किस में आता है। 4 नंबर ऑप्शन ए में है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर अफगानपुर षड्यंत्र होता है, इसके बाद तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद की बात की जाती है इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
अब जैसे जैसे हम लोगों के प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ रही है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने ये पाया कि क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है कमीशन की, आयोग के द्वारा, वो प्रकृति अब कहीं ना कहीं यहाँ इस तरीके से आकर के डिपेंडेंट हो गई है। 2017 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, इसके पहले 2016 को हम लोगों ने देखा। 2014 में थोड़े कम प्रश्नों की संख्या थी इस तरीके की, लेकिन 2016 में बढ़ी, 2013 में और कम थी, 2014 में थोड़ी सी बढ़ी, 2016 में आगे बढ़ी, लेकिन 2017 में जब हम लोग देख रहे हैं तो प्रश्नों की प्रकृति, इस तरीके के प्रश्नों की प्रकृति बढ़ी। सॉरी, चलिए देखते हैं। सूची 1 में रणथंभौर, राजा का नाम दिया कर्णदेव, चित्तौड़ राजा राय रामचंद्र, देवगिरी हमीरदेव, गुजरात राणा रतन सिंह। यहाँ इसमें यदि सही उत्तर हमें चुनना होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि रणथंभौर हमीरदेव से जुड़ा हुआ है और देवगिरी जो है राजा राय रामचंद्र से जुड़ा हुआ है इसका। और चित्तौड़ के विषय में हम लोग जान रहे हैं, चित्तौड़ का संबंध राणा रतन सिंह से है और गुजरात का संबंध कर्णदेव से है। तो अब इस आधार पर हम लोग देखेंगे कि ए का 3 हमें कहाँ मिलता है, इसमें बी का 4 चित्तौड़ का संबंध राणा रतन देव, देवगिरी राजा रामचंद्र और गुजरात राजा कर्णदेव, अर्थात हमारा आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सुमेलन करना है। सुमेलन करने में 1 से 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, जो आपको पता होते हैं। यदि आपने उसको पकड़ लिया तो इस तरीके के प्रश्नों को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से हल कर सकते हैं। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक और नुनीज, ये कहाँ के रहने वाले थे? मोरक्को, इटली, तुर्की और पुर्तगाल। आइए अब जरा इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप जरा इसके आंसर को सर्च करें। यहां सुमेलन में इब्न बतूता सही है, मार्को पोलो सही है, नुनीज पुर्तगाल का यात्री था और जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं तो नुनीज का नाम आता है। लेकिन जब अब्दुल रज्जाक की हम बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक का संबंध ईरान से था, न कि तुर्की से था। तो यहाँ जब ये शब्द लिखा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अब्दुल रज्जाक का संबंध ईरान से था, तुर्की से नहीं था, अतः ये सुमेलित नहीं है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि दीवान ए अमीर कोही के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, तो दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, उसको दीवान ए अमीर कोही कहा गया। और इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया? मोइनुद्दीन चिश्ती, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन या नसीरुद्दीन। 11 का सीधा सा प्रश्न है कि किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन को या नसीरुद्दीन को? तो 11 का डी सही आंसर होगा कि नसीरुद्दीन को चिश्ती संत का चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या शाहजहां ने? तो यहाँ हमें जानना चाहिए कि पानीपत के विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुलवासी को एक एक सिक्का उपहार स्वरूप भेंट किया था और उसका नाम था शाहरुख। तो शाहरुख नाम का सिक्का बाबर ने चलवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर हमें चुनना है। अहोम, यहाँ विद्रोह दिया हुआ है और यहाँ विद्रोह का वर्ष दिया हुआ है। यहाँ अहोम विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में, कोल विद्रोह 1828 में, संथाल विद्रोह 1921 में और मोपला विद्रोह 1831 में। यहाँ बाकी विद्रोह को यदि हम भूल भी जाएं तो कहीं ना कहीं मोपला विद्रोह हमें याद होता है
क्योंकि यह असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। तो मोपला विद्रोह को हम जैसे ही यहाँ 1921 में देखते हैं तो डी का 3 हमें किस किस ऑप्शन में मिलता है? केवल एक ऑप्शन में मिलता है, बाकी ऑप्शन हमारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो केवल एक ट्रिक भी हमारा सही है, तो संभावना इसकी है कि बाकी आंसर हमारे सही हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, कोल विद्रोह हमारा 1831-32 में हुआ था, और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इस आधार पर हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? अब जरा नाम हम लोग देख लें, किसका किसका नाम दिया हुआ है। एफ.जी. स्लाय, डी.जे. रीड, अनुग्रह नारायण सिंह और महात्मा गांधी। तो यहाँ जो अनुग्रह नारायण सिंह का नाम लिखा हुआ है, यहाँ अनुग्रह नारायण सिंह की जगह पर हरिहर प्रसाद सिंह थे। हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य में अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, इनकी जगह पर हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे। अतः आंसर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इसके व्याख्या में जाने की जरूरत भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इसका जो आंसर है वो आंसर सी, पंजाब में भगत जवाहर मल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं किस सन में कुका आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली, राज्य अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी और स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस की देन, राज्य अपहरण नीति, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की देन, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली। अब स्थानीय स्वशासन की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब ये 3 सही है तो एक तो गलत होना चाहिए। तो स्थानीय स्वशासन जो है वो लॉर्ड लिटन की देन नहीं है, तो इसका आंसर हमारा होगा लॉर्ड लिटन। अब स्थानीय स्वशासन जब लॉर्ड लिटन की देन नहीं है तो स्थानीय स्वशासन किसकी देन है? लॉर्ड लिटन की जगह पे यहाँ पे लॉर्ड रिपन होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं कौन कौन सी हैं? गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो यहां हम घटनाओं को पहले देख लें कि कौन सी, और उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि उपरोक्त घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है और जो नीचे कूट दिए गए हैं उनके आधार पर हमें चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आई, फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता के बाद हमारा आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचायत। तो अब इस ऑप्शन में हम लोग किस तरह से देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट 1928, गांधी इरविन समझौता 1931, गोलमेज सम्मेलन 1931 और उसके बाद द्वितीय सांप्रदायिक पंचायत 1932। तो यहाँ आंसर हमारा डी सही होगा। 4, 1, 3 और 2 सही आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के विषय में हम लोग बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? जी.के. गोखले, C.R. दास, B.C. पाल या B.G. तिलक। तो गोखले और B.G. तिलक को हम लोग यदि थोड़ा सा अलग भी कर लें, क्योंकि बंगाल से जुड़े हुए लोगों के विषय में हम लोगों को बात करनी है। सुभाष चंद्र बोस के जो भी राजनीतिक गुरु होंगे इनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा तो बंगाल से शुरू होगी। तो यहाँ हम लोगों को ये जानना है कि अब इनमें से इनके गुरु कौन थे। तो 18 का B. C.R. दास नेताजी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकान, इसका संबंध किससे है, कौन सा? तो देखें हम लोग कि
जेल में गांधी के आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी की गतिविधियां या गोलमेज सम्मेलन तो अलग बात है, लेकिन जेल में गांधी जी का जो आमरण अनशन था, इस आमरण अनशन के लिए ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग किया गया था गांधी जी के आमरण अनशन के लिए जो जेल में इन्होंने किया था। तो इस शब्द का, इस कूट शब्द का सीधा सीधा प्रयोग गांधी जी के आमरण अनशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है, एक तरफ समाचार दिए हुए हैं, एक तरफ पत्र पत्रिकाओं का नाम है, दूसरी तरफ किसने इनका संपादन किया या किसने इनको शुरू किया। तो इधर हम लोग देख लें, समाचार दर्पण राजा राम मोहन राय, मिरातुल अखबार बीजी तिलक, केसरी महात्मा गांधी और यंग इंडिया जेसी मार्शमैन। यहाँ केसरी और यंग इंडिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो बाकी क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएंगे। यंग इंडिया मराठा और केसरी, मराठा और केसरी के विषय में हम लोग जैसे ही बात करते हैं तो इसका संबंध बीजी तिलक से होता है और यंग इंडिया का संबंध यहाँ। अब यहाँ जरा हम लोग देख ले कि सी का 2 किस में मिलता है। सी का 2 यहाँ भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, लेकिन डी का 3 जैसे ही इन दोनों में मिला तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब बचता है हमें बी और डी में से ही चुनना है। अब यंग इंडिया को महात्मा गांधी से हम लोग कोरिलेट करते हैं, डी का 3, तो डी का 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब डी का 3 इसमें है। संभावना बढ़ गई कि हमारा ये आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समाचार दर्पण किससे रिलेटेड है। समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन से और मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। तो इसका अर्थ यह है कि आंसर डी हमारा सटीक आंसर है, सही आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था। मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये चारों लोग जो है वो आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, लेकिन आयोग ने अपना उत्तर डी माना कि मेजर करतार सिंह आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं क्या क्या हैं? अगस्त प्रस्ताव, पुनः समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। अब देखिए कि उपरोक्त घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो यहाँ सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक पंचायत की बात हम लोग करते हैं, सांप्रदायिक निर्णय सबसे पहले आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म हो गया। इसका मतलब कि ए और बी में से ही हमें चुनना है। अब जैसे ही सांप्रदायिक निर्णय की बात करते हैं तो सांप्रदायिक निर्णय से ही पूना समझौता की गली निकलती है। पूना समझौता इसमें दूसरे नंबर पर है। यहाँ ये अब संभावना बन रही है कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब पूना समझौता के बाद हम लोग देखते हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है पूना समझौता के बाद, तो ये आएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अगस्त प्रस्ताव और करो और मरो का नारा हमारे आपके बीच में आता है, भारतवासियों के बीच में आता है। और इसके बाद जो है एक बृहद स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू होता है अंग्रेजी शासन के खिलाफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर बी सही होगा। पहले सांप्रदायिक निर्णय, फिर पूना समझौता, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन और अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। अब सीधे सीधे हम लोग ज्योग्राफी में चल रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग ये भौतिक अवस्थाओं की बात करेंगे। भौतिक अवस्थाओं में प्रश्न यह है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। भूकंप मूल कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा, सिस्मोसाइट कहलाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाएगा। तो भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के सतह पर जहां सबसे पहले पहुंचती हैं उसे हम अधिकेंद्र के रूप में जानते हैं। अतः हमारा आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या है जरा देख लिया जाए। पहले सूची हम लोग देख लें। यहाँ पहाड़ी है और इधर राज्य दिए हुए हैं। गारो मेघालय,
मिरी तमिलनाडु, कोल्लई मलाई अरुणाचल प्रदेश और डालमा झारखंड। मैं सही आंसर क्या होगा हम लोग देख लें जरा। ए मेघालय, ठीक है, लेकिन मिरी पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड से। इस तरह से आंसर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, 2013 में भी हम लोगों ने देखा था, 2014 के प्रश्न में भी हम लोगों ने देखा, और ये हम लोगों को याद भी है, इसलिए इस पर बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सही आंसर डी। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। तो अनडाउटली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि ये भूगोल में मानव भूगोल से संबंधित प्रश्न है, अब देखिए यहाँ से हम लोगों को प्रादेशिक जानकारी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रादेशिक सूचनाएं ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। बिल्कुल सही बात है। मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। अब ऑप्शन कोड क्या दिया है? ए ऑप्शन दिया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं, आप पहले सुन ले, अब आप भी पढ़ते रहें, और जो आपके हिसाब से सही आंसर है आप आंसर दें, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान देना होगा कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। ये बिल्कुल सही बात है कि मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, लेकिन मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बड़े आकार के नहीं होते, इनका जो साइज होता है वो 0.002 mm, ये इनका साइज है रंध्राकाश का। तो इस आधार पर यह कारण तो खत्म हो गया, क्योंकि यह कारण ही असत्य है। तो अब हमें यह देखना है कि कहाँ ए सत्य लिखा है और आर असत्य लिखा है। तो इस आधार पे हम लोग पाते हैं कि ऑप्शन सी हमारे लिए सुटेबल है और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। कई प्रकार की मिट्टियाँ हैं और यहाँ जल धारण की क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो हम लोगों को एक चीज़ पता है ना कि बालू जो है जल धारण करने की क्षमता बालू के अंदर कम होती है। सही है। अब आगे किसकी जल धारण की क्षमता अधिक है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लें कि बालू के जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है, और यहाँ घटते हुए क्रम में इन तीनों में से कहीं नहीं दिया है बालू सिवाय इसके। इसका मतलब ये है कि ये हमारा ऑप्शन सही होगा। मृत्तिका, अभी इसके पूर्व के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था कि मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जल धारण की क्षमता मृत्तिका में और सबसे कम जल धारण की क्षमता बालू में। तो ये हमारा सही आंसर होगा। एक दूसरे क्वेश्चन को एक साथ हम लोगों को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इस तरीके की सूचियों से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों के विषय में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या है। अब यहाँ पर बांध दिया हुआ है और नदी दी हुई, दुलहस्ती बांध, चंबल नदी, गांधी सागर, चिनाब नदी, उकाई, तापी, तवा परियोजना। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर आपको जो पहले ट्रिक हम लोगों ने देखा था वो केवल एक ऑप्शन पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि तवा बांध तवा नदी पर ही है और ये चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोगों को थोड़ा सा दुलहस्ती के विषय में यदि हम लोग जान रहे हैं तो हमें यह पता चलेगा कि नहीं, सब ठीक ठाक है। तो दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है, 1 और 2,
अब जरा इसमें हम लोग देख लें कि 1 और 2 किस में दिया हुआ है। तो 1 और 2 दो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब ए और बी दोनों गायब है। हम लोगों को जो भी सेलेक्ट करना होगा वो सी और डी में ही सेलेक्ट करना होगा। गांधी सागर परियोजना के विषय में हम लोग जान रहे हैं। गांधी सागर परियोजना क्या है? तो गांधी सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, ठीक है। और उकाई परियोजना तापी नदी पर है। तो यहां हम देखते हैं कि ऑप्शन डी हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्शियरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह या धारवाड़ समूह? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिजों का प्रमुख स्रोत होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोना, चांदी और अन्य कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अनडाउटली हम लोगों को जब बात करनी होगी तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा, तीसरा का डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चुकवी का माटा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी कि चिली के विषय में पूछ रहा है। चिली का एक स्थान चुकवी का माटा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चांदी, लौह या मैग्नीज? तो यदि चिली के विषय में हम लोग जान रहे हैं तो यहाँ से तांबा के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, एक तरफ देश दिए गए हैं। पंपास ऑस्ट्रेलिया, पुस्टैज दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट अर्जेंटीना, डाउन्स हंगरी। थोड़ा सा इस पर हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है कि पंपास हमें कहाँ मिलते हैं, पुस्टैज कहाँ मिलते हैं, बेल्ट कहाँ मिलता है और डाउन्स कहाँ मिलते हैं। जैसे ही हम इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो कम से कम बेल्ट और डाउन्स के विषय में तो हम जान रहे हैं कि बेल्ट दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें, नीचे से देख लें कि डाउन्स के विषय में बताया गया है कि नहीं। ये दोनों ऑप्शन केवल एक जगह मिल रहे हैं, ऑप्शन ए में। इसका अर्थ ये हुआ कि पंपास ऑस्ट्रेलिया में और पुस्टैज हंगरी में मिलते हैं, ये घास के मैदान। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि पंपास अर्जेंटीना, पुस्टैज हंगरी, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सही है? अब जापान के द्वीपों के क्रम के बारे में पूछा जा रहा है। हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें कि इनका क्रम क्या है। होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू या होक्काइडो, शिकोकू, होन्शु, क्यूशु या होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु और शिकोकू। तो उत्तर से दक्षिण जब हम लोग बढ़ते हैं तो जापान के सबसे उत्तर में होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु पाए जाते हैं। अतः ऑप्शन सी हमारा सही होगा। देखिए, यहाँ केवल प्रश्न के उत्तर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रश्न की प्रकृति को समझने की जरूरत है कि हमें और क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय माल्थस ने बताया वो क्या है? क्या वो युद्ध है, विपत्ति, जन्म नियंत्रण या अनैतिक व्यवहार? तो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय माल्थस ने जो समझाया है वो जन्म नियंत्रण को बताया है, न कि युद्ध, विपत्ति और अनैतिक व्यवहार। युद्ध और विपत्ति ये तो पूरी मानवता के लिए संकट की स्थिति है। जैसे इस समय भी वर्तमान में कोरोना वायरस का संकट पूरी मानवता को भयग्रस्त किए हुए है, एक विचित्र तरीके की समस्या है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण का उपाय नहीं हो सकता, ये अनैतिक, बिल्कुल अनैतिक है, मानवता के विरुद्ध है। लेकिन जन्म नियंत्रण सबसे प्रभावकारी और मानवता के अनुकूल है जनसंख्या नियंत्रण हेतु। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी?
महिला साक्षरता न्यूनतम किस राज्य में थी? राजस्थान, अरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा इसका उत्तर हम लोग लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि जनगणना आपको समझनी पड़ेगी, जनगणना के पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। जनगणना से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब यहाँ से जनगणना के विषय में हम लोग देखते चले कि महिला साक्षरता के विषय में पूछा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे उत्तर अनडाउटली राजस्थान हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कमी आने वाले राज्य में क्वेश्चन नंबर 36 का ए, यानी कि नागालैंड। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां की जनसंख्या में कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी? अब यहाँ यदि केरल होता तो हम लोग तुरंत केरल को देखते, लेकिन अब केरल हटा दिया गया। केरल के अलावा भी तो कुछ राज्य हैं, तो अब इन 4 राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता। इसका मतलब यह है कि हम लोग जब जनगणना को पढ़ेंगे, उसमें साक्षरता दर को पढ़ेंगे, तो प्रत्येक राज्य के साक्षरता दर को क्रमवार हमें याद रखना पड़ेगा। कहीं से कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल केरल याद करने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो अब इसमें सही आंसर है मणिपुर। यहाँ जो प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में मणिपुर की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी? कितने प्रतिशत की आबादी कुल थी? नगरीय आबादी। कुल आबादी का कितना प्रतिशत नगरों में निवास करती है? सीधा सीधा इसके पूछने का अर्थ यह था, चूंकि यह रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, 2014 के भी प्रश्न पत्रों में हमने इसको देखा, 2016 में भी हम लोग इसको देखे, 2013 में भी ये प्रश्न था। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत नगरों में निवास करने वाली भारत की कुल आबादी की 31.16% जनसंख्या नगर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? अब यहाँ जनसंख्या घनत्व, तो एक बार पहले भी इस तरीके के प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, ये दोबारा प्रश्न रिपीट किया गया है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। तो यहाँ बिहार के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1106 बिहार का जनसंख्या घनत्व था, जबकि उत्तर प्रदेश का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर में, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का रहा, और सबसे अधिक अभी बिहार का है 11 हालांकि इसमें ये जो ज्ञात यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में केवल देखा जा रहा है, तो यहाँ बिहार हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो राज्य दिए गए हैं, इन राज्यों में सर्वाधिक नगरीकरण किस राज्य में हुआ, उसके बाद उससे कम किस में हुआ, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, यहाँ सबसे ज़्यादा नगरीकरण यदि कहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन 3 कहाँ दिया हुआ है सबसे पहले। तो यहाँ इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है और इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि केवल एक हम जान रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे अधिक महाराष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, फिर तीसरे नंबर पर हमारा आता है आंध्र प्रदेश, और सबसे कम नगरीकरण यदि कहीं हुआ है तो वो गुजरात में हुआ है। अतः ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न को समझिए। इसके पहले जो हम लोगों ने प्रश्न देखा था उसमें यह था कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरों में निवास करती है। तो यहाँ नगर, कस्बा, छोटे बड़े महानगर सबकी बात की गई थी। लेकिन अब यहाँ जो पूछ रहा है कि टोटल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत केवल महानगरों में निवास करती है। तो टोटल नगरीय जनसंख्या का, संपूर्ण भारत की जनसंख्या का नहीं,
नगर में निवास करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत महानगर में निवास करती है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 42.61% जनसंख्या केवल नगर में निवास करती है। इसका मतलब यह है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या यदि 100% है तो 31.16% नगरों में निवास करती है, और इसे यदि 100% मान लिया जाए तो केवल महानगरों में 42.61% जनसंख्या हमारी महानगर में निवास करती है। क्लियर? यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम रहा, कम रहा? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें कि इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान पर रहा? पहले स्थान के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, अब यहाँ द्वितीय स्थान पर प्रश्न कर दिया कि नगरीकरण और साक्षरता दर दोनों स्तर पर द्वितीय स्थान रहा, वो राज्य कौन सा था? तो यह राज्य जो है महाराष्ट्र रहा, कि मिजोरम रहा, या तमिलनाडु, या त्रिपुरा। सही आंसर हमें ढूंढना है, इसमें कौन सा सही आंसर है। तो जब इसके सही आंसर की हम लोग बात करते हैं तो ये आता है मिजोरम। निश्चित रूप से नगरीकरण का सर्वाधिक प्रतिशत महाराष्ट्र में था, दूसरे स्थान पर मिजोरम, और साक्षरता दर की भी यदि बात करें तो मिजोरम दूसरे स्थान पर रहा, पहले स्थान पर केरल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई, यानी कि 2001 में जो जनगणना की गई थी उसमें जो साक्षरता दर की प्रतिशत थी, 2011 में जो जनगणना हुई, इस 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई? साक्षरता दर की बात कर रहा है। 11.45%, 14.45%, 13.45% या 14.45%। तो यहाँ देखना होगा कि ये दो ऑप्शन सेम है, इसका मतलब ये कट गया, इन्हीं दोनों में से हमें चुनना है। तो सही आंसर हमारा है 11.45%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अब उत्तर प्रदेश की जनगणना के विषय में पूछ रहा है कि भारत की जनगणना जो 2011 में हुई थी, उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही, साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहा? इलाहाबाद, बरेली, वाराणसी या गाजियाबाद? निश्चित रूप से सबसे अधिक साक्षरता दर गाजियाबाद में। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2017 के सामान्य अध्ययन के 45 प्रश्नों को देखा, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप लोगों का भी साथ अमूल्य रहा, अतुलनीय रहा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग आगे, तब तक के लिए हमें धन्यवाद, नमस्कार।